दोस्तों, दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव चुपचाप शुरू हो चुका है, लेकिन आम लोगों को इसकी भनक तक नहीं है। हाल ही में ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह ने एक नई वित्तीय व्यवस्था पर काम शुरू किया है। इस व्यवस्था का मकसद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता से धीरे धीरे मुक्त करना। ये कोई मोबाइल ऐप नहीं है, कोई क्रिप्टो कॉइन भी नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिजिटल सेटलमेंट सिस्टम है जिसे खास तौर पर देशों और बड़ी कंपनियों के बीच व्यापार के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अगर ये सफल होता है तो आने वाले दशकों में वैश्विक आर्थिक ताकत का संतुलन बदल सकता है। असल में दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1944 में हुई बैठकों के बाद पूरी दुनिया की वित्त व्यवस्था अमेरिकी डॉलर के आसपास बनाई गई थी। उस समय यूनाइटेड स्टेट्स की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत थी और डॉलर सोने से जुड़ा हुआ था। इसीलिए दुनिया के देशों ने डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुख्य मुद्रा मान लिया। बाद में भले ही डॉलर का सोने से रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन तेल से लेकर बड़े अंतर्राष्ट्रीय सौदे तक सब कुछ डॉलर में ही होने लगा। इससे अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा मिला, क्योंकि पूरी दुनिया को व्यापार करने के लिए डॉलर चाहिए होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई देशों को लगा कि यह व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, खासकर तब जब 2022 में रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के अरबों डॉलर के विदेशी भंडार को फ्रीज कर दिया और कई रूसी बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। यह घटना दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत थी कि अगर किसी देश का अमेरिका या उसके सहयोगियों से टकराव हो जाए तो उसकी आर्थिक नसें भी दबाई जा सकती है। इसके बाद कई देशों ने सोचना शुरू किया, डॉलर के अलावा भी कोई विकल्प होना चाहिए। इसी सोच से एक नई पहल सामने आई, जिसमें ब्रिक्स देश आपस में व्यापार के लिए वैकल्पिक सिस्टम बना रहे हैं। उदाहरण के लिए आज चाइना और रूस के बीच होने वाला लगभग 90% व्यापार डॉलर के बिना ही हो रहा है। वे अपने अपने देशों की मुद्राएं में लेन देन कर रहे हैं। इसी तरह इंडिया भी कई देशों के साथ रुपया में व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर खत्म हो जाएगा, बल्कि ये कि देश बैकअप सिस्टम बना रहे हैं। इस नई योजना का सबसे दिलचस्प हिस्सा है प्रस्तावित यूनिट नाम का सेटलमेंट टूल। इसे आम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सरकारें और बड़ी कंपनियां करेंगी। मान लीजिए ब्राजील को रूस से तेल खरीदना है, अभी उसे पहले अपनी मुद्रा को डॉलर में बदलना पड़ता है और फिर डॉलर को रूबल में। लेकिन नए सिस्टम में दोनों देश सीधे यूनिट के जरिए सौदा कर सकेंगे। इससे समय, लागत और डॉलर पर निर्भरता तीनों कम हो जाएगी। इस यूनिट की खास बात यह बताई जा रही है कि इसका एक हिस्सा सोने से जुड़ा होगा और बाकी हिस्सा ब्रिक्स देशों की मुद्राओं की टोकरी से। सोना हजारों साल से भरोसेमंद संपत्ति माना जाता है, इसीलिए इसे स्थिरता का आधार बनाया जा रहा है। साथ ही अलग अलग देशों की मुद्राओं को मिलाकर जोखिम को भी बांटा जा रहा है, ताकि किसी एक देश की आर्थिक समस्या से पूरा सिस्टम प्रभावित ना हो। ब्रिक्स देश सिर्फ एक नई मुद्रा पर ही नहीं, बल्कि अपने भुगतान नेटवर्क भी बना रहे हैं। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय युआन ट्रांजैक्शन के लिए अलग सिस्टम बनाया है, रूस ने अपना मैसेजिंग नेटवर्क विकसित किया है और भारत का यूपीआई भी दूसरे देशों में फैल रहा है। जब ये सब सिस्टम आपस में जुड़ेंगे तो एक समांतर वैश्विक भुगतान नेटवर्क तैयार हो सकता है। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक भी डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्राओं में कर्ज देना बढ़ा रहा है। ये बैंक ब्रिक्स देशों द्वारा बनाया गया है और इसे विश्व बैंक के विकल्प के रूप में देखा जाता है। इसका मकसद है कि विकासशील देशों को ऐसी फंडिंग देना जिसमें डॉलर पर निर्भरता कम हो। हालांकि अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और डॉलर की ताकत बहुत ज्यादा है। दुनिया के लगभग 57% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में ही है और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का बड़ा हिस्सा भी डॉलर में होता है। इसीलिए अचानक कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। भरोसा और स्थिरता बनाने में दशकों लगते हैं। अमेरिका ने भी इस चुनौती को गंभीरता से लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों पर भारी टैरिफ लगाने की बात कही थी जो डॉलर से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ये दिखाता है कि डॉलर सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति का भी साधन है। दूसरी तरफ अमेरिकी कर्ज तेजी से बढ़ रहा है और इस पर चिंता भी जताई जा रही है। पूर्व वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने भी चेतावनी दी थी कि अगर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आर्थिक नीति बनाना मुश्किल हो सकता है। जब विदेशी देश देखते हैं कि अमेरिका का कर्ज बढ़ रहा है तो वे अपने भंडार को अलग अलग संपत्तियों में बांटने की कोशिश करते हैं, जैसे सोना या अन्य मुद्राएं। फिर भी ब्रिक्स के सामने भी कई चुनौतियां हैं। ये देश एकजुट आर्थिक ब्लॉक नहीं है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है, ब्राजील की अर्थव्यवस्था उतार चढ़ाव वाली है और रूस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में एक साझा मुद्रा या सिस्टम बनाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा चीन की मुद्रा युआन पूरी तरह खुली नहीं है। भारतीय रुपया पूरी तरह परिवर्तनीय नहीं है और रूबल पर भरोसा सीमित है। इतिहास बताता है
कि रिजर्व मुद्रा का बदलाव बहुत धीरे होता है। कभी ब्रिटिश पाउंड दुनिया की प्रमुख मुद्रा था, फिर धीरे धीरे डॉलर ने उसकी जगह ली। ये पूरी प्रक्रिया दशकों तक चली। इसीलिए अगर डॉलर की भूमिका कम भी होती है तो ये बहुत धीरे होगा, अचानक नहीं। आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण संकेत होगा कि क्या तेल और ऊर्जा का व्यापार अन्य मुद्राओं में होने लगता है। अगर बड़े तेल उत्पादक देश डॉलर की बजाय दूसरी मुद्राओं में भुगतान लेने लगे तो वैश्विक वित्तीय संतुलन सच में बदल सकता है। अभी ऐसा सीमित स्तर पर हो रहा है, लेकिन व्यापक बदलाव अभी दूर है। कुल मिलाकर दुनिया एक मल्टीपोलर आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां सिर्फ एक देश की मुद्रा पर निर्भरता नहीं होगी। डॉलर खत्म नहीं हो रहा, लेकिन उसके विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। ये बदलाव धीरे धीरे होगा और शायद आम लोगों को तुरंत महसूस भी ना हो, लेकिन लंबी अवधि में इसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसीलिए अभी जो हो रहा है वह डॉलर का पतन नहीं, बल्कि वैश्विक वित्तीय सिस्टम का विकास है। आने वाले वर्षों में यह तय होगा कि क्या दुनिया एक ही मुद्रा पर आधारित रहेगी या कई शक्तिशाली आर्थिक केंद्र बनेंगे। इतना तय है कि इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और इसका असर आने वाली पीढ़ियों तक दिखाई देगा। दूसरी तरफ मार्को रूबियो ने दावा किया है कि इंडिया ने रूस से अतिरिक्त तेल खरीदना रोकने का वादा किया है। उन्होंने ये बात म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, जब उनसे रूस यूक्रेन युद्ध और मॉस्को पर लगे प्रतिबंधों को लेकर सवाल पूछा गया। रूबियो के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच बातचीत में यह आश्वासन मिला कि भारत आगे से रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा। ये बयान ऐसे समय पर आया जब कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एक ट्रेड डील की घोषणा करते हुए कहा कि नई दिल्ली रूसी कच्चे तेल की खरीद कम करने पर सहमत हुई है। इसी के साथ उन्होंने भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ भी वापस लेने की घोषणा की थी। हालांकि भारत की ओर से आधिकारिक रुख थोड़ा अलग नजर आता है। न्यू दिल्ली ने साफ किया है कि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कई स्रोतों से तेल खरीदता रहेगा और राष्ट्रीय हित ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए विविधता जरूरी है, इसीलिए किसी एक देश पर निर्भर रहना सही नहीं होगा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया पर पश्चिमी देशों ने भारी प्रतिबंध लगाए, जिसके कारण रूस ने एशियाई देशों को रियायती दरों पर तेल बेचना शुरू किया। भारत ने भी सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा लागत को नियंत्रित रखने की कोशिश की। यही कारण है कि भारत की खरीद पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की नजर बनी हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत एक संतुलित नीति अपनाना चाहता है। एक तरफ वह अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता भी नहीं करना चाहता। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत वास्तव में रूस से तेल खरीद कम करता है या बहुस्रोत नीति पर ही चलता रहता है। डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।